हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सेक्सन पीरियड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंग्लो सेक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्यों कहा जाता है, या ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सेक्सन पीरियड क्यों कहा जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स कौन थे, सेक्शंस कौन थे, और इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वह कैसे अस्तित्व में आया, किस प्रकार से इसका ग्रोथ हुआ सेंचुरी बाय सेंचुरी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, जिसे हम एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं, तो यह करीब 650 सालों तक चला था। 650 सालों तक चला था। यह 450 से स्टार्ट हुआ था और 1066 तक चलता रहा था। करीब 650 सालों में यही वह पीरियड था जिसमें इंग्लिश लिटरेचर का विकास हुआ, इसका ग्रोथ हुआ और इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में भी फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो प्राचीन काल में होता क्या था दोस्तों, एंशियंट टाइम में होता क्या था कि जैसे अभी भारत है, अफ्रीका है, यूरोप है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, तो ये सब कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी प्राचीन काल में। कोई भी देश बटा हुआ नहीं था, कोई भी जमीन किसी के लिए संरक्षित नहीं की गई थी। केवल जनजाति पहले रहते थे, जिन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं। तो वही ट्राइब्स पूरे लैंड पर राज किया करते थे, रूल किया करते थे, शासन किया करते थे। वे एक दूसरे पर अटैक किया करते थे। अगर वे जीत जाते थे तो उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते थे, उसे ऑक्यूपाइड कर लेते थे। और इसी तरह से पहले चलता रहता था। जो भी ट्राइब्स ज़्यादा पावर में होती थी, ज़्यादा मजबूत होती थी, जो भी जनजातियाँ ज़्यादा मजबूत होती थी, वह किसी दूसरे कमज़ोर ट्राइब्स को हरा करके और उस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेती थी। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड जो नाम पड़ा है, वह भी इंग्लैंड पहले नहीं था। वहाँ पर जो जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं अभी वर्तमान समय में, तो शुरुआत में आने वाली ट्राइब्स का नाम था केल्ट्स एंड गेल्स। केल्ट्स एंड गेल्स जो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स दोस्तों जिन्हें हम हिंदी में जनजाति भी कहते हैं, तो जो सबसे पहले वहाँ की जनजातियाँ निवास करती थी, उनका नाम था केल्ट्स एंड गेल्स। अब दोस्तों, ये तो हो गई उनकी बात कि केल्ट्स और गेल्स ने ही सबसे शुरुआत में इंग्लैंड की ज़मीन पर, वहाँ की ज़मीन पर अपना रूल अप्लाई किया था, शासन करना शुरू कर दिया था। चूँकि लैंग्वेज का जो विस्तार है वह हर ग्रुप में अलग अलग था। मतलब जो केल्ट्स थे उनका लैंग्वेज का नाम था केल्टिक, एंड जो गेल्स थे उनका लैंग्वेज का नाम था गेलिक। तो केल्ट्स मोस्टली अपने काबिले में, अपने समूह में केल्टिक लैंग्वेज का उपयोग करते थे, और जो गेल्स हैं वे गेलिक लैंग्वेज का उपयोग करते थे। दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई कि जो केल्ट्स और गेल्स हैं, इन्होंने ही शुरुआत में इंग्लैंड पर रूल करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड उस समय था नहीं वैसे, मतलब वहाँ की जो लैंड थी उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और जो केल्ट्स थे वे केल्टिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए अपने ग्रुप में, और जो गेलिक थे, जो गेल्स थे, वे गेलिक लैंग्वेज का उपयोग करते थे। चूँकि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जनजातियाँ केवल वहाँ पे कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी। कोई भी काबिले के लोग आते थे, किसी दूसरे काबिले पर हमला करते थे, और अगर जीत जाते थे तो उस क्षेत्र पर अपना रूल अप्लाई करना शुरू कर देते थे। तो यही हुआ केल्ट्स और गेल्स के साथ भी। फर्स्ट सेंचुरी में यानी पहली शताब्दी में रोमन्स के द्वारा, रोमन्स जो कि हम उन्हें भी ट्राइब्स कह सकते हैं, तो रोमन्स के द्वारा फर्स्ट सेंचुरी में ही केल्ट्स और गेल्स पर
अटैक कर दिया। रोमन्स के द्वारा केल्ट्स और गेल्स पर अटैक कर दिया गया, जिसमें से केल्ट्स और गेल्स तो हार ही गए चूंकि वे कमज़ोर थे। तो इस प्रकार से उस इंग्लैंड वाली ज़मीन को रोमन्स ने अपने अंडर में ले लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया, और वहाँ पर करीब 400 सालों तक, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के फोर्थ सेंचुरी तक वहाँ पे रूल किया, शासन किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रोमन्स जो थे उन्होंने कितने लंबे समय तक उस एरिया में, उस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था। दोस्तों मैं बता दूं, मैं इंडिया का कंपैरिजन करता हूं यहाँ पे। मुगलों के जो जितने भी मुगल आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, उससे पहले भारत में संस्कृत को प्रमुख लैंग्वेज के रूप में गिना जाता था। लेकिन जब मुगल आए तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ की शिक्षा में पर्शियन लैंग्वेज को मुख्य रूप से अनिवार्य कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को किनारे कर दिया और अपना लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसे पूरे इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया। तो यही होता था पहले भी। अगर भले ही इंडिया में अभी इंग्लिश को एक प्रमुख लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कृत पूरी तरह से भारत से हट गई है, या फिर तो ऐसा भी नहीं है कि पर्शियन लैंग्वेज भी भारत में नहीं बोली जाती या नहीं पढ़ी जाती। तो अगर कोई भी एक बार किसी देश में शासन कर लेता है तो वह अपनी संस्कृति को, अपनी लैंग्वेज को किसी ना किसी रूप में छोड़ ही जाता है। तो यही हुआ था रोमन्स के साथ भी। रोमन्स भले ही वहाँ पे आ गए थे और अपने लैंग्वेज का विस्तार करना शुरू कर दिया था। रोमन्स का जो लैंग्वेज था वह लेटिन था। लेटिन लैंग्वेज में रोमन्स कम्युनिकेट करते थे और रोमन्स लेटिन को ही पूरी तरह से बढ़ावा देने लगे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो केल्ट्स थे, केल्ट्स का लैंग्वेज था केल्टिक और गेल्स का लैंग्वेज था गेलिक, वो ख़त्म कर दिया गया। नहीं, ऐसा भी नहीं था। केल्टिक और गेलिक भी उस समय बोला जाता था, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत ही थोड़े बहुत ही लोग उसे उपयोग करते थे। लेकिन मुख्यतः लेटिन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रोमन्स ने 400 सालों तक इंग्लैंड की ज़मीन पर अपना रूल किया था, शासन किया था। तो ज़रूर लेटिन शब्द भी, जो लेटिन लैंग्वेज है वह भी काफ़ी प्रभावी रहा होगा वहाँ। तो वास्तव में यह हुआ कि लेटिन जो था पूरे यूरोप में बहुत जल्दी से फैल गया, क्योंकि जो क्रिश्चियन रिलीजियस है, जो क्रिश्चियन धर्म है, इसकी शुरुआत इटली में हुई थी और बहुत जल्द ही यह पूरे यूरोप में फैल गई और इस प्रकार से पूरे यूरोप के लोग बहुत जल्द ही क्रिश्चियन बन गए थे। तो लेटिन जो बाइबल लिखा हुआ था वह भी लेटिन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था। इसीलिए लेटिन काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज हो गया था पूरे यूरोप में उस टाइम, जब रोमन्स 400 सालों तक राज किए थे यूरोप में। तब की बात हो रही है, इंग्लैंड पर जब राज किए थे 400 सालों तक, तब की यह बात हो रही है। तो लेटिन लैंग्वेज हर तरह से पूरे यूरोप में फैल चुका था और अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। इसी की वजह से जो हम सारे हमारे अभी अल्फ़ाबेट हैं, A to Z, ABCDE, इन्हें हम रोमन्स अल्फ़ाबेट कहते हैं, क्योंकि यह जो लैंग्वेज थी, यह अल्फ़ाबेट रोमन्स के द्वारा ही जनरेट की गई थी। यह लैंग्वेज रोमन्स की ही लैंग्वेज थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लेटिन जो लैंग्वेज है वह किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ा पूरे यूरोप में। अब बात करते हैं, 400 सालों तक रोमन्स राज कर लिए थे इंग्लैंड में, लेकिन एक बार फिर से एक ट्राइब्स वहाँ पे आई। ट्राइब्स यानी जनजातियाँ वहाँ पर आई, जिनका नाम था एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स। दोस्तों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स। तो जो एंगल्स थे, सेक्शंस थे और ज्यूट्स थे, इन्होंने रोमन्स पर अटैक कर दिया। इन्हें जर्मेनिक ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता था। जर्मेनिक ट्राइब्स से इसका मतलब ये नहीं कि वे जर्मनी से आए थे,
क्योंकि उस समय जर्मनी कोई जगह थी ही नहीं। वे मोस्टली साउथ ईस्ट ऑफ रसिया से आए थे। दक्षिण पूर्वी रूस जो है वहाँ से ये ट्राइब्स आई थी इंग्लैंड और रोमन्स पर अटैक कर दिया। अब चूंकि दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो एंगल्स थे, सेक्शंस थे, ये काफ़ी पावरफुल थे एज ए कंपेयर टू रोमन्स। रोमन्स की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली ट्राइब्स माने जाते थे एंगल्स और सेक्शन, और इस प्रकार से रोमन्स का भी वहाँ पे इन्होंने साम्राज्य खत्म कर दिया। यह करीब 450 में इन्होंने रोमन्स पर अटैक किया था और वहाँ पर उन्हें हरा करके उस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ पे एंगल्स और सेक्शंस का वर्चस्व कायम हो गया। तभी से हम इस पीरियड को, जो 450 ईस्वी से एंगल्स ने रूल करना शुरू कर दिया था इंग्लैंड के ज़मीन पर, यह करीब 1066 तक चला था। करीब 650 सालों तक एंगल्स और सेक्शन ने इस पर राज किया था। ज्यूट्स जो कहा जाता है, ज्यूट्स ट्राइब्स जो थे वह ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए उस युद्ध में, इसीलिए एंगल्स और सेक्शंस को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया गया और एंगल्स और सेक्शंस अपने पावर के जरिए पूरे 650 सालों तक इंग्लैंड के ज़मीन पर राज की। दोस्तों मैंने बताया था कि हर ग्रुप का एक अपना लैंग्वेज होता था। हर ग्रुप अपने अपने एक किसी विशेष लैंग्वेज में अपने समूह से बात किया करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे। तो इसी प्रकार से जब एंगल्स आए तो उन्होंने अपने लैंग्वेज को इस क्षेत्र में विस्तार करना शुरू कर दिया। सेक्शंस आए तो उन्होंने भी अपने लैंग्वेज को पॉपुलर करना शुरू कर दिया। और जो रोमन्स की जो लैंग्वेज थी लैटिन, वह तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन एंगल्स जो मुख्यतः थे, एंगल्स वे सेक्शंस की तुलना में भी ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा पावरफुल थे। इसीलिए एंगल्स ने काफ़ी सालों तक राज किया था इंग्लैंड के सरजमीन पर। अब दोस्तों बात करते हैं एंगल्स का जो लैंग्वेज था। जो रोमन्स का लैंग्वेज था उसका नाम था लैटिन, और जो एंगल्स जो आए तो उन्होंने उनका लैंग्वेज का नाम था इंग्लिश। जी हाँ, आपने सही सुना, एंगल्स का नाम था इंग्लिश। एंगल्स इंग्लिश लैंग्वेज में अपने समूह से, अपने ग्रुप से कम्युनिकेट किया करते थे। और तब से ही चूँकि एंगल्स जो जनजातियाँ थी, ट्राइब्स थी, वो काफ़ी पावरफुल थी, तो उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया इंग्लैंड। दोस्तों उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया इंग्लैंड और वहाँ की बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं को नाम दे दिया गया इंग्लिश। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का मतलब आप कह सकते हैं कि जन्म हुआ। अब जो इंग्लैंड का पुराना नाम हम जानते हैं, इंग्लैंड का जो इंग्लैंड नाम पढ़ने से पहले उस क्षेत्र का नाम था ब्रिटनी। ब्रिटनी जो बाद में आगे चल करके ब्रिटेन के नाम से मशहूर हुआ। ब्रिटेन के बाद एक ग्रेट ब्रिटेन के नाम से यह मशहूर हुआ। क्योंकि पहले समय में नाम बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते थे, कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी वहाँ पे, और कोई भी ट्राइब्स आती थी, अपना रूल करती थी, तो अपने हिसाब से उस नाम को, उस लैंग्वेज को चेंज करती रहती थी। तो इसीलिए इंग्लैंड का पहले का नाम जो था वह था ब्रिटनी, और इसके बाद ब्रिटेन पड़ा, और इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पड़ा। दोस्तों आप समझ सकते हैं यह सब इंग्लैंड का ही पार्ट था। और जो अब की हम बात करें, अब वर्तमान में, तो जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब जो थी वे इंग्लैंड का ही पार्ट थी, जो कि अब सेपरेट हो चुकी है, जो कि अब अलग हो चुकी है। स्कॉटलैंड जो है वह इंग्लैंड से 18th सेंचुरी में अलग हुआ था। आयरलैंड 19th सेंचुरी में हुआ था, और जो वेल्स कंट्री है वह 20th सेंचुरी में इंग्लैंड से अलग हुआ था। तो दोस्तों फिर से बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो एंगल्स के नाम से ही उस क्षेत्र का नाम पड़ा इंग्लैंड,
और वहाँ की बोली जाने वाली पहली भाषा हो गई इंग्लिश। क्योंकि पहले के समय में ना पेपर थे ना प्रिंटिंग प्रेस थी, तो केवल लोग मौखिक बोलते थे और पत्थरों पर ही लिखा करते थे, पत्तियों पर ही लिखा करते थे। लेकिन 14 सेंचुरी तक आते आते, जो जिसे हम चौसर का भी एज कहते हैं, तो उस एज तक आते आते इंग्लैंड में इंग्लिश को एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया गया। और उस समय से इसे लिखा भी जाने लगा इंग्लिश में ही, कोई भी चीज़ इंग्लिश में ही लिखी जाती थी और पढ़ी भी जाती थी इंग्लिश में ही। मतलब इंग्लैंड की एक प्रमुख भाषा बन चुकी थी इंग्लिश, लेकिन वह थी ओल्ड इंग्लिश। उसे हम मॉडर्न इंग्लिश नहीं कह सकते। वह उस समय की इंग्लिश थी जिसे हम अभी पढ़ नहीं पा सकते हैं। उसे पढ़ने के लिए हम उतने सक्षम नहीं हैं कि हम ओल्ड इंग्लिश को पढ़ पाएँ। तो ओल्ड इंग्लिश को ही इंग्लैंड में प्रमुख भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात कि किस प्रकार से इंग्लैंड का नाम पड़ा, कौन कौन से ट्राइब्स वहाँ आए, कितने सालों तक रूल्ड किए, शासन किए, और इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, जो जिसे हम कह सकते हैं कि यह एक जर्मनी ट्राइब से एंगल्स के नाम से या एंगल्स से यह निकली थी, एंगल्स के द्वारा जनरेट की गई लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो 14 सेंचुरी तक आते आते यह भी एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस इंग्लिश के माध्यम से, इस ओल्ड इंग्लिश के माध्यम से किन किन पोइट ने किस प्रकार की पोएम लिखी और यह कितनी फेमस हुई। ओल्ड इंग्लिश के पहले राइटर बीवुल्फ, जिन्हें हम कह सकते हैं, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। केडेमन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट थे ओल्ड इंग्लिश के, केडेमन के बाद आते हैं साइन वुल्फ। तो साइन वुल्फ के बारे में भी हम जानेंगे। और जो बीड है, केवल मैं इसके कुछ मुख्य अंश बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।